हेलो ऑल ऑफ यू। हम इग्नू बीए के क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12। ठीक है, भारत में समाज। यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे इग्नू के हिंदी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर से पहले के 5 चैप्टर मैंने इस सब्जेक्ट के करा दिए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसका नाम है परिवार, विवाह और नातेदारी। ठीक है, परिवार और उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ पे परिचय दिया गया है। परिचय से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक एवं सार्वभौमिक एवं प्राचीनतम इकाई है, जो पूरे विश्व में मुख्य रूप से पाई जाती है। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, भले ही वे जीवन पर्यटन न रहें, परंतु सामान्यतः जीवन का कुछ हिस्सा तो वे सम्मिलित रूप से एक ही आवास में बिताते हैं। विश्व की ज्यादातर आबादी पारिवारिक इकाइयों में ही रहती है। अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य में भी जाति सृजन तथा वंश संरक्षण की नैसर्गिक प्रेरणाएं होती हैं। इन प्रेरणाओं से ही परिवार तथा घर का जन्म होता है। परिवार की परिभाषा, अब यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिवार की कुछ परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है, इनकी एक परिभाषा है। परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ये कथन किसका है? ये मैकाइवर एवं पेज का कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है यहाँ पे एलियट और मेरिल का। ठीक है, ये क्या कहते हैं एलियट और मेरिल? परिवार को पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिवार एक सामाजिक संस्था है और समाज द्वारा मान्य एक संगठन भी है, जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये कथन किसका है? ये एलियट और मेरिल का। आप नाम याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, परिवार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से परिवार के? पहला है संयुक्त परिवार, जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। दूसरा है मूल या नाभिक या फिर एकाकी परिवार। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता, भाई बहन, बच्चे व उनकी विवाहित पत्नियां एवं उनके बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों वाले पितृवंशीय या पति पितृस्थानीय एवं उनके या ऐसी व्यवस्था जिसमें कि विवाह के बाद पति और पत्नी पति के पिता के घर में रहें। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कि पति पत्नी जो है उनके पति के पिता के घर में वो रहते हैं। सम्मिलित स्वामित्व युक्त सह आवासीय और सहभोगी संयुक्त परिवार को हिंदू समाज की आदर्श पारिवारिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा इसमें है मूल या नाभिक परिवार। दूसरी हेडिंग आप क्या डालेंगे? दूसरी हेडिंग है आपकी मूल या फिर नाभिक परिवार। मूल या नाभिक परिवार ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें एक पुरुष और उसकी पत्नी व उसके अविवाहित बच्चे हों। ठीक है, उसी नाभिक या फिर मूल परिवार या फिर हम कह सकते हैं कि जो एकाकी परिवार होते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, भारत में संयुक्त परिवार की स्वरूप, भारत में संयुक्त परिवार का स्वरूप किस तरह का होता है? ठीक है, संयुक्त परिवार के स्वरूप को समझने में 2 पक्षों पर विचार किया जा सकता है। 2 पक्ष कौन कौन से हैं? संयुक्त, संयुक्तता क्या है? पहली हेडिंग क्या है? संयुक्तता क्या है? ठीक है, संयुक्त परिवार को संयुक्तता तथा खाने, साथ रहने, संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व, सहकारिता और संयुक्तता धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देती है। ठीक है, किस किस तरह की संयुक्तता दिखाई देती है? साथ में खान पान होता है, संपत्ति संयुक्त होती है। ठीक है, धार्मिक कार्यों में भी इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार
किन लोगों से बनता है। अब संयुक्त परिवार बनता किन लोगों से है, ठीक है। परिवार में लोगों के संदर्भ में यह आवश्यक होता है कि 2 विवाहित युगल हों और उनके साथ नातेदारी रखने वाले हों और इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ियां हों या सदस्यों की संयुक्त संपत्ति में भागीदारी से संयुक्त परिवार बनता है। इसके साथ ही संयुक्त परिवार में जीवन में पाई जाने वाली विभिन्नताएं व संस्था के प्रचलन की व्यापकता पर भी मत प्रस्तुत किए गए हैं। पॉलिन कोलेंदा ने संयुक्त परिवार के प्रचलन की व्यापकता को भली भांति बतलाया है, ठीक है। इसको और अच्छे से किसने बताया है? पॉलिन कोलंदा ने इस परिवार के संयुक्त परिवार के बारे में और कुछ अच्छी सी बातें अपनी बताई हैं। पारिवारिक चक्र, ठीक है, परिवार का चक्र, दूसरी हेडिंग क्या है आपकी? परिवार का चक्र। परिवार चक्र पारिवारिक जीवन की ऐसी तत्वों की ओर संकेत करता है जो विशेष प्रकार से विशिष्ट दिशा में घटित होते रहते हैं। एक प्रकार से इसका संबंध विघटन की प्रक्रिया से भी होता है। यह प्रक्रिया संयुक्त परिवारगत जीवन को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है, साथ ही इसकी अनुपयोगिता को भी स्पष्ट करती है, ठीक है, इसकी अनुपयोगिता को भी स्पष्ट करती है। परिवार में परिवर्तन, ठीक है। अब परिवार में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, इस बात को यहाँ बताया गया है। आज संयुक्त परिवार का प्राचीन स्वरूप तो नहीं मिलता है, ठीक है। जिस तरह से पहले टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करते थे प्राचीन समय में, उस तरह का तो रूप आज देखने को नहीं मिलता है संयुक्त परिवार का। फिर भी कुछ संयुक्तता जैसे विवाह, उत्सव, संस्कारों या धार्मिक क्रियाओं के समय और त्योहारों आदि में परिवार के सदस्य अपने मूल परिवारों में एकत्रित होते हैं और उनकी सामूहिक रूप से हिस्सेदारी होती है। परिवार में होने वाले परिवर्तनों को ही अधिकांश समाजशास्त्रीय विघटन की प्रक्रिया मानते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, ठीक है। इसके विघटन के क्या क्या कारण हैं? आर्थिक कारण, पहला कारण विघटन का बताया गया है, जो समाजशास्त्रियों ने माना है आर्थिक कारण है। दूसरा नगरीकरण है। तीसरा है पश्चिमी विचारों का प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता। फिफ्थ है इसमें कानूनी विधान। 6 जनसंख्या में वृद्धि। 7 संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें परिवहन व संचार के साधनों का विकास, ठीक है। ये सारे कारण हैं जो परिवार को संयुक्त नहीं रहने देते हैं, परिवार को विघटित करते हैं, तोड़ने वाले ये कारण बताए गए हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि कमजोर पक्ष भी कहीं कहीं परिवार के कुछ पहलुओं को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। के.एम. कपाड़िया, इन्होंने 1972 के अपने अध्ययन में यह बात स्वीकार की थी, ठीक है। क्या इन्होंने जो के.एम. कपाड़िया है, इन्होंने क्या बात स्वीकार की है 1972 में? कि जो कमजोर पक्ष होता है परिवार का, जो कमजोर लोग होते हैं, वो भी परिवार को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। पारिवारिक जीवन शैली का उभरता हुआ ढांचा। इसके अंतर्गत आधुनिक पारिवारिक जीवन शैली के विभिन्न ढंगों का वर्णन किया गया है। पारिवारिक जीवन शैली के बदलते हुए रूप को प्रस्तुत किया गया है, जैसे शहरी क्षेत्रों में परिवार के पुरुष व महिला दोनों ही सदस्य रोजगार के लिए घर से बाहर रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहां पति के माता-पिता वधू और बच्चों के साथ रहते हैं। पहले माता-पिता बुढ़ापे में अपने सबसे बड़े या सबसे छोटे बेटे के साथ रहना पसंद करते थे, परंतु अब उन्होंने भी पारिवारिक जीवन की नई जरूरतों के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है।
आज बदलते परिवेश में वह अपने भावी जीवन के लिए पहले से ही आर्थिक व्यवस्था करने लगे हैं और अब जागरूकता के कारण बेटियां भी अपने माता पिता की देखभाल करने में रुचि दिखाने लगी हैं। आज शहरों में मूल परिवारों में द्विपक्षीय नातेदारी को मान्यता व स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है। पति पत्नी दोनों ही पक्षों के नाते रिश्तों को बराबर का महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, पति पत्नी दोनों के तरफ के रिश्तों को बराबर का महत्व मिलने लगा है। यह सत्य है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, लेकिन यह नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात तो सही है कि जो संयुक्त परिवार थे वो अब टूट चुके हैं या टूट रहे हैं, उनका विघटन हो रहा है, लेकिन ये पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो 3 पीढ़ियों के सदस्यों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर देती हैं। घर के एक ही आंगन में ये एकत्रित हो सकते हैं। इनमें सहयोग की भावना को देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में एंडरसन के अनुसार यह सत्य है कि कुछ दशकों से परिवार में तीव्र परिवर्तन के कारण कुछ अस्थायित्व आ गया है, लेकिन यह परिवार के विघटन से संबंधित न होकर परिवार को ऐसा दृढ़ आधार प्रदान करता है जिससे सदस्यों में पूर्व की तुलना में संबंध अधिक मधुर और स्थायी हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ समझने का आप कोशिश करिए कि जो एंडरसन है इनका मानना है कि परिवार जरूर विघटन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी उनका मानना है कि वो अलग अलग जरूर रह रहे हैं, लेकिन इससे भी एक दृढ़ परिवर्तन होगा, दृढ़ आधार परिवार को प्राप्त होगा ताकि उनमें मधुरता और स्थायित्व बना रहेगा। ठीक है, एंडरसन मानते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो परंपरागत कार्य समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एंडरसन का क्या मानना है कि जब परिवर्तन होता है, जब कुछ चेंजेस होते हैं, जो परंपरागत चीजें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, परंतु लंबे समय के पश्चात पुनः परिवार का नूतन स्वरूप आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप एक छोटी सी एग्जांपल फैशन के मामले में लीजिए, चीजें रिपीट होती हैं कुछ वर्ष के बाद। वही एग्जांपल वो यहाँ परिवार को लेकर दे रहे हैं कि ये परंपरागत जो चीजें हैं वो बदलती हैं, चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं, लेकिन वापस कुछ समय बाद वो वापस से वो अपना पुराना रूप ले लेती हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल वो यहाँ पर परिवार के विषय में देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आई होप ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, समझ में आया होगा। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कोलिंदा के सुझाव के अनुसार मूल परिवार संरचना की 4 प्रमुख गठनात्मक श्रेणियों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, कोलिंदा के बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, इनके विचारों को। भारतवर्ष में परिवार का जो स्वरूप पाया जाता है उसे समाज के केंद्रीय इकाई माना जाता है। ठीक है, भारत में जो हमारे देश में जो परिवार का स्वरूप है उसे समाज की केंद्रीय इकाई माना जाता है, जिसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भतीजे भतीजी आदि की उपस्थिति होती है, जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होती है। यहाँ 2 प्रकार की नाभिक और संयुक्त परिवारों की अटूट परंपरा चली आ रही है। समाज के साथ साथ परिवार की संरचना में उसके आकार, बनावट, व्यक्तियों की भूमिका और परिस्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं। यह कभी संभव नहीं होता है कि कोई परिवार संरचनात्मक दृष्टि से निरंतर एक ही रूप में रहे, अर्थात मूल परिवार या नाभिक परिवार निरंतर इसी स्थिति में नहीं रह सकता, क्योंकि परिवार के सदस्य जैसे बूढ़े माता पिता या अविवाहित भाई बहन
आदि रहने के लिए आ सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मूल या नाभिक परिवार अन्य संरचनात्मक परिवारों की भांति विकास चक्र की एक अवस्था है। पॉलिन कोलेंदा द्वारा मूल परिवार की संरचना में वृद्धि और रूपांतरण के विषय पर अध्ययन किया गया है। उनके अनुसार मूल परिवार की गठनात्मक श्रेणियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। उन्होंने क्या उल्लेख किया है? पॉलिन कोलेंदा ने पहला उन्होंने बताया है कि मूल या नाभिक परिवार, ठीक है, यह वह परिवार होते हैं जिनमें पति और पत्नी बच्चे के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। ठीक है, मूल या नाभिक परिवार कौन से परिवार होते हैं? जिसमें पति पत्नी या तो अकेले रहते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं। दूसरा है अनपूरित परिवार। ठीक है, अनपूरित मूल परिवार, इस प्रकार के परिवार के अंतर्गत माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनके अविवाहित बच्चे हों या फिर साथ ही एक या अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या फिर विधुर या विधवा संबंधी निवास करते हो, तब इसे अनुपूरित मूल परिवार कहा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनुपूरित मूल परिवार किसे कहते हैं। थर्ड इन्होंने बताया है, तीसरा, कि उपमूल परिवार। ठीक है, वह परिवार जिसमें कोई विधवा या विधुर, अच्छा यहाँ तो शब्द आए हैं तो आप इनको समझिए कि आई होप आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। विधवा बोलते हैं जिनका पति नहीं होता है, उन्हें विधवा कहा जाता है, और जिनकी पत्नी नहीं होती उसे विधुर कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति की पत्नी नहीं होती उसे विधुर कहा जाता है। अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों जो अविवाहित हों अथवा विधवा या विधुर तथा तलाकशुदा हों के साथ रहते हों, उसे मूल परिवार कहा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है एक व्यक्ति का परिवार। ठीक है, एक व्यक्ति का परिवार। कोलिंदा के अनुसार इस प्रकार के परिवार में केवल एक ही व्यक्ति रहता है। नेक्स्ट है अनुपूरित उपमूल परिवार। ठीक है, अभी हमने देखा था, ऊपर हमने देखा था, इसमें ये देखिए अभी हमने देखा था अनुपूरित परिवार। अब यहाँ पे सेकंड है, अब कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ये अनुपूरित उपमूल परिवार है। ठीक है, यह ऐसे संबंधियों का समूह है जो पहले पूर्ण मूल परिवार के सदस्य थे, जिसके साथ कोई अन्य विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या विधुर सदस्य भी हो या फिर मूल परिवार का सदस्य नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहे। इस प्रकार का परिवार अनुपूरित उपमूल परिवार कहलाता है। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा था, एक दो बार आप वीडियो सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्तता के 5 तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संयुक्तता के 5 तत्व। ठीक है, संयुक्तता के 5 तत्वों को आपको सूचीबद्ध करके बताना है यहाँ पे। तो संयुक्तता के अंतर्गत परिवार के व्यक्तियों द्वारा एक ही छत के नीचे रहना, एक ही चूल्हे का बना भोजन खाना, साझा संपत्ति रखना, साझी पूजा में भाग लेना और आपस में नातेदारी से बंधे रहना सम्मिलित है। इसी प्रक्रिया द्वारा परिवार की संयुक्तता प्रकट होती है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। ठीक है, इसके कुछ तत्व दिए गए हैं संयुक्तता के। पहला है सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर एक ही चूल्हे पर बना खाना खाया जा सकता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर एक ही चूल्हे पर बना खाना खाया जाता है और यही संयुक्त परिवार की निर्धारित कसौटी है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि एक ही आवास। ठीक है, एक ही आवास मतलब एक ही घर में रहना। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं
और साझा भोजन प्रणाली अपनाई जाती है। संयुक्त परिवार का गहराई से अध्ययन किया जाए तो ऐसे परिवार हैं जहां साझा चूल्हा होता है लेकिन सदस्य एक ही स्थान पर निवास नहीं करते हैं, और इसके विपरीत ऐसे भी संयुक्त परिवार हैं जहां परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं और उनकी रसोई अलग होती है। परंतु यह सत्य है कि सहभोजिता व सह आवास संयुक्तता के आवश्यक घटक हैं। ठीक है, सहभोजिता का मतलब है साथ में खाना खाना, ये मतलब एक ही रसोई में खाना बनना, और सह आवास का मतलब है एक घर में रहना। ठीक है, इसमें दो जो शब्द आए हैं इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो दोनों शब्द हैं ये आवश्यक घटक हैं संयुक्तता के। ठीक है, जो संयुक्तता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व। ठीक है, विद्वानों के द्वारा संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व को संयुक्तता का आधार बताया गया है और यह संयुक्त परिवार की आवश्यक विशेषता भी है तथा यह धारणा संयुक्त परिवार को दृढ़ तो बनाती है, साथ ही परिवार को विस्तृत आकार भी प्रदान करती है। संयुक्त संपत्ति का उपयोग सभी सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है। सभी सदस्यों की आय को एक ही कोष में डाला जाता है और मुखिया द्वारा सारा खर्च इस कोष से किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें सहकारिता, सहकारिता और भावनात्मकता। ठीक है, एक संयुक्त परिवार में पिता की ओर से घर के विभिन्न नातेदारों के घर शामिल रहते हैं, चाहे वह भले ही घर में रहते हों या फिर घर से अलग रहते हों, सभी के प्रति सामान्यता का भाव रखते हैं और अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य मानते हैं, अर्थात वे समारोह आदि में भाग लेते हैं और वित्तीय सहायता भी देते हैं। इस प्रकार एक परिवार का होने की भावना रखते हैं और परिवार की संयुक्तता बनाए रखने में सहयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इसका अनुष्ठान संबंध। ठीक है, अनुष्ठान संबंध में संयुक्त परिवार में पारिवारिक अनुष्ठान संबंधों को संयुक्तता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि परिवार के सदस्य पूर्वजों के प्रति समय समय पर किए जाने वाले पूजा पाठ व धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, जैसे मृत माता पिता का श्राद्ध करना, पिंडदान आदि, और सदस्यों द्वारा एक ही कुल देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि अनुष्ठान संबंध भी संयुक्त परिवार का आधार होते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए इसको अभी यहीं तक रखते हैं वीडियो को, यहाँ इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके सेकंड पार्ट में इसके बचे हुए आप वीडियो देखिएगा।